नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट यूपी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। ब्रजधाम के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य विकास कार्य हुए हैं, उसी तरह मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र को भी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ब्रज की पावन धरती सदियों से आस्था, भक्ति और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रही है और सरकार इस गौरव को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ब्रज क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि बरसाना, गोकुल और गोवर्धन जैसे स्थानों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देश विदेश में प्रसिद्ध है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में मथुरा में भी अयोध्या की तर्ज पर भव्य मंदिर निर्माण और बड़े स्तर पर विकास कार्यों का रास्ता साफ होगा। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ब्रज क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो इसका सीधा प्रभाव भारतीय खेती और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। दरअसल हॉर्मुज जलमरु मध्य क्षेत्र से तेल और गैस की बड़ी मात्रा दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचती है। इस क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होने की आशंका से वैश्विक बाजार में उर्वरक और ऊर्जा की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। भारत अपनी बड़ी मात्रा में यूरिया आपूर्ति के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे में संकट गहराने पर देश के कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। अलीगढ़ में तैनात आरक्षी सोनू बालियान को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मान दिया गया है। उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें समय से पहले पदोन्नति प्रदान की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने उन्हें मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पुलिस विभाग की नीति के अनुसार जो खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभाग का नाम रोशन करते हैं, उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी क्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सोनू बालियान को मुख्य आरक्षी का प्रतीक चिन्ह लगाकर सम्मानित किया, जिससे पुलिस विभाग में खुशी का माहौल देखा गया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब हवाई यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा है। संघर्ष के कारण खाड़ी क्षेत्र की कई उड़ानों को एहतियातन निरस्त किया जा रहा है, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार एमओसी हवाई अड्डे से खाड़ी देशों के लिए जाने वाली कई उड़ानें रद्द होने से लगभग 8,000 यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यात्रियों का आरोप है कि उड़ानें एयरलाइंस की ओर से रद्द किए जाने के बावजूद उन्हें पूरा धन वापस नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर सैयद फरहान को लगभग 1,400 रुपए के टिकट पर केवल करीब 137 रुपए ही लौटाए गए, जबकि चंद्रशेखर सिंह को 10,000 से अधिक रुपए के टिकट के बदले मात्र करीब 2,500 रुपए ही वापस मिले। ऐसे मामलों को लेकर यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है और कई लोग उपभोक्ता अधिकारों के तहत शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रामपुर में आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल हुए और सामाजिक एकता व भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में आपसी सद्भाव और एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसके कारण देश की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे लगभग 60% कच्चे तेल और 50% गैस की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इसी बीच प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद भी तेज हो गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में 9 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जांच समिति और लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के पक्ष में आए फैसलों के बावजूद सरकार इस मामले में ठोस पैरवी नहीं कर रही है। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेले के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को दलहन और तिलहन की खेती की ओर अधिक ध्यान देने की अपील की। यह कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान और कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की दाल विदेशों से मंगानी पड़ती है, जो कि देश के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। उन्होंने कहा कि यदि किसान दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दें तो यही पैसा देश के किसानों की आय बढ़ाने में लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि खेती अधिक लाभकारी बन सके। उधर कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र में अष्टधातु की मूर्तियां चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ चोरी का माल खरीदने वाले एक दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 4 मार्च को मंदिर से अष्टधातु की कीमती मूर्तियां चोरी कर ली गई थीं, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे निगरानी कैमरों की फुटेज खंगाली,
जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार आरोपी मूर्तियां और नकदी लेकर जाते हुए दिखाई दिए। इसके आधार पर पुलिस ने विवेक दीक्षित, शिव प्रसाद और कानपुर देहात के एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया और चोरी की मूर्तियां बरामद कर लीं। इस सफलता के लिए पुलिस आयुक्तालय की दक्षिणी इकाई के अधिकारियों ने कार्रवाई करने वाली टीम को 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। इसी बीच उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार प्रदेश में 7,994 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 मई को किया जाएगा, जिसमें लगभग 3,66,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के आधार पर चयनित किए गए हैं। इसके अलावा अवर अभियंता सिविल पदों के लिए मुख्य परीक्षा 3 मई को आयोजित होगी। वहीं दूसरी ओर आगरा मंडल के आयुक्त नगेंद्र प्रताप ने फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में स्थित संत बाबा नीप करोड़ी की जन्मस्थली का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पर्यटन विभाग की ओर से लगभग 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पर्यटक सुविधा केंद्र और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि इस पावन स्थल को भविष्य में एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। इसी बीच कौशांबी में आयोजित 2 दिवसीय सरस महोत्सव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 3 अरब रुपए की सहायता राशि जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जिले के लगभग 4 लाख परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने प्रज्ञा दुग्ध कंपनी के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने की भी बात कही। वहीं दूसरी ओर आगरा पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अय्यान जावेद को रांची केंद्रीय कारागार से बी वारंट पर आगरा लाया है। यह मामला वर्ष 2025 के एक संदिग्ध धर्मांतरण प्रकरण से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के तार प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए हैं और इस मामले में कई राज्यों में फैले एक बड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है। कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित इस्न मंदिर में शनिवार को भव्य पुष्प होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर लगभग 10,000 किलो से अधिक फूलों से मंदिर परिसर को सजाया गया और भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण वृंदावन की होली जैसा दिखाई देने लगा। कार्यक्रम के लिए सिंगापुर, मलेशिया, पुणे और बेंगलुरु सहित विभिन्न स्थानों से विशेष फूल मंगवाए गए थे। इन फूलों से राधा माधव और जानकी वल्लभ का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम के दौरान जोनल सचिव देवकीनंदन प्रभु ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करते हुए भक्तों को भक्ति और प्रेम का संदेश भी। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में 4 दिन पहले हुई भीषण आग की घटना ने एक और परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है। संगम विहार इलाके की 5 मंजिला इमारत में लगी आग में घायल हुई 26 वर्षीय नीतू की उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसके पैर में पहले से फ्रैक्चर था, जिसके कारण वह आग लगने के दौरान तेजी से बाहर नहीं निकल सकी और धुएं की चपेट में आने से बेहोश हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में नीतू के माता पिता राजेंद्र प्रसाद और मीना की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार का एक अन्य सदस्य अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अब तक इस मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।